हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है द इनाम पर्सपेक्टिव में। आज हम क्लास 12th भूगोल एनसीईआरटी का अध्याय 2 मानव बस्तियां को आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम, CUET, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तीनों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का अध्याय शुरू करते हैं। बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम समझते हैं मानव बस्ती क्या होती है। मानव बस्ती वह स्थान है जहां मनुष्य अस्थायी रूप से रहते हैं। इसमें घर, सड़क, बाजार, स्कूल आदि होते हैं। बस्ती का निर्माण रहने, काम करने, जीवन यापन के लिए होता है। सरल शब्दों में, जहां लोग मिलकर रहते हैं वही मानव बस्ती है। बच्चों, सोचिए, आप जिस जगह रहते हैं, जहां आपका घर है, पास में दुकान है, स्कूल है, सड़क है और लोग होते हैं। क्या आप अकेले रहते हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वही कहलाती है मानव बस्ती। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि मानव बस्ती का मतलब होता है लोगों की रहने का जगह। बच्चों, अब हमने समझ लिया कि मानव बस्ती क्या होती है। अब अगला सवाल आता है, मानव बस्तियां के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मानव बस्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला ग्रामीण बस्तियां, दूसरा नगरीय या शहरीय बस्तियां। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या फर्क है। बच्चों, ग्रामीण बस्ती जहाँ खेत, कच्चे पक्के घर और कम लोग होते हैं, जहाँ लोग खेती किसानी करते हैं, उस प्रकार की बस्ती को कहते हैं ग्रामीण बस्ती। उदाहरण है आपका गांव। वही बात करें नगरीय बस्ती की, तो जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, दुकानें, कारखाने और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उस बस्ती को कहते हैं नगरीय या शहरी बस्ती। इसका उदाहरण है दिल्ली, पटना, लखनऊ, बेंगलोर इत्यादि। बच्चों, अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की। ग्रामीण बस्तियां वो होती है जहां जनसंख्या कम होती है। यहाँ लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन होता है। गांवों में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए सामाजिक संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं। ग्रामीण जीवन सरल और शांत प्रकृति के करीब होता है। अगर हम ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो यहाँ जनसंख्या कम और जीवन शैली सरल होती है। लोगों का मुख्य पेशा खेती और पशुपालन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण जीवन शांत और संतुलित माना जाता है। बच्चों, अब हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में ग्रामीण बस्तियां चार प्रकार की होती है।
जो घरों की बनावट और उनके फैलाव के आधार पर वर्गीकृत की गई है। जो पहला प्रकार है वो है गुच्छित बस्तियां, दूसरा है अर्ध गुच्छित बस्तियां, तीसरा है पल्ली बस्तियां, चौथा है परिक्षिप्त बस्तियां। अब हम गुच्छित बस्तियां के बारे में पढ़ेंगे। गुच्छित बस्तियां वो होती है जिनमें घर एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। इन बस्तियों में खेती की भूमि गांव के बाहर होता है ताकि खेतों का सही और पूरा उपयोग किया जा सके। ऐसी बस्तियां उत्तर भारत के मैदानों में अधिक पाई जाती है। सुरक्षा और सामाजिक कारणों से लोग पास पास रहना पसंद करते हैं। इनका उदाहरण है उत्तर प्रदेश और बिहार। ये दो प्रदेश में अधिक गुच्छित बस्तियां देखने को मिलती है। अगर हम गुच्छित बस्तियों की बात करें तो इसमें घर पास पास स्थित होते हैं, खेती की भूमि गांव के बाहर होती है और लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह बस्तियां मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार। सुरक्षा और सामाजिक सहयोग इनके विकास का प्रमुख कारण है। बच्चों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यह गुच्छित बस्तियों का बहुत अच्छा उदाहरण है। ध्यान से देखिए, इस गांव में घर एक दूसरे के बहुत पास पास बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मकान मिट्टी और खपरेल के बने हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की सामान्य पहचान होती है। आप देख सकते हैं कि गांव के बीच में संकरी गलियां और रास्ते हैं और सभी घर एक केंद्रीय भाग के आसपास स्थित है। अब अगर आप पीछे के ओर देखें तो गांव के बाहर खुले खेत और हरियाली दिखाई दे रही है। इससे हमें यह समझ आता है कि खेती की भूमि गांव के बाहर स्थित होती है, जो गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। लोग पास-पास इसीलिए रहते हैं ताकि सामाजिक सहयोग बना रहे और सुरक्षा भी अधिक मिल सके। जैसे अगर ये घर में चोरी होती है, एक बार हल्ला करेगा, सभी आ जाएंगे, फौरन 2 मिनट में जमा हो जाएंगे। तो ये सामाजिक सुरक्षा इसी को कहा गया है। बच्चों, अब हम बात करते हैं अर्ध गुच्छित बस्तियों की। अर्ध गुच्छित बस्तियों वो बस्तियां होती है जिनमें गांव का एक भाग गुच्छित यानी घर पास पास होता है, जबकि दूसरा भाग फैला हुआ होता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ घर एक जगह सघन रूप से बसे हुए हैं, लेकिन कुछ घर गांव के बाहरी हिस्से में थोड़ी दूरी पर अलग-अलग बने हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भूमि का वितरण असमान होता है और समय के साथ परिवार बढ़ने पर नए घर गांव के बाहर बसने लगते हैं। कई बार सामाजिक भेदभाव या जातीय अंतर के कारण भी लोग मुख्य गांव से अलग बस जाते हैं।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्धगुच्छित बस्तियां पूरी तरह गुच्छित और पूरी तरह परिक्षिप्त दोनों के बीच की अवस्था होती है। भारत में इस प्रकार की बस्तियां मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। अब हम समझेंगे पल्ली बस्तियों के बारे में। पल्ली बस्ती का मतलब है जब एक गांव कई छोटे छोटे टोलों में बटे होता है। सभी टोलों का नाम एक ही गांव के नाम से जाना जाता है। इस तरह की बस्तियां ज्यादातर पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि वहां खेती की जमीन अलग अलग जगह होती है। मध्य भारत और छत्तीसगढ़ पल्ली बस्तियों के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। इस चित्र में हम पल्ली बस्ती का स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि घर एक जगह इकट्ठा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे समूह में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ बस्ती यहाँ पे है, कुछ टोली यहाँ पे है। हर छोटे समूह को टोला कहा जाता है। हर छोटे समूह को टोला कहा गया है। ये सभी टोले मिलकर एक ही गांव बनाते हैं। ये सारे ये सारे छोटे छोटे टोला एक एक गांव बनाते हैं। यह बस्ती पहाड़ी और हरियाली वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां खेती की जमीन अलग अलग स्थानों पर है। इसी कारण लोग अपने जमीन के पास घर बनाकर रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां ज्यादातर मध्य भारत और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऐसी ही बस्ती को पल्ली बस्ती कहा गया है। अब हम परिक्षिप्त बस्तियों के बारे में समझने जा रहे हैं। इस प्रकार की बस्ती में घर एक दूसरे के बहुत दूर दूर फैले होते हैं। ऐसा दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होता है, जैसे जंगल, पहाड़ और ऊंचे क्षेत्र। इसलिए लोग अपनी सुविधा और जमीन के अनुसार अलग अलग स्थानों पर घर बनाकर रहते हैं। मेघालय, हिमाचल प्रदेश और केरल परिक्षिप्त बस्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। हम परिक्षिप्त बस्ती का उदाहरण देख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ घर एक जगह इकट्ठे नहीं हैं, बल्कि पहाड़ी ढलानों पर बहुत दूर दूर बने हुए हैं। बहुत दूर दूर बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ी और दुर्गम है। लोग अपनी खेती की जमीन और पानी के स्रोत के पास अलग अलग स्थानों पर घर बनाकर रहते हैं। इस कारण गांव एक इकाई के रूप में विकसित नहीं हो पाता है। इस प्रकार की बस्तियां पहाड़ी और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसी बस्ती को परिक्षिप्त बस्ती कहा जाता है। अब हम नगरीय या शहरी बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। शहरी बस्तियों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र प्रमुख होते हैं। इसलिए लोगों को
रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं। शहरों का जीवन तेज और थोड़ा जटिल होता है। यहाँ लोगों को सामाजिक संबंध अधिकतर औपचारिक होते हैं। इसी प्रकार की बस्तियों को नगरीय या शहरीय बस्ती कहा जाता है। अधिक जनसंख्या, उद्योग, व्यापार की प्रधानता और औपचारिक सामाजिक संबंध शहरी बस्तियों की विशेषता है। अब हम भारत में नगरों का विकास को समझते हैं। भारत में नगरों का विकास बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्रारंभिक समय में नगर मुख्य रूप से धार्मिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कारणों से विकसित हुए। उदाहरण के लिए कुछ नगर धार्मिक केंद्र बने तो कुछ शासकों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। बाद में औपनिवेशिक काल में नगरों का तेजी से विस्तार हुआ। इस समय रेलवे, बंदरगाह, उद्योग और प्रशासनिक कार्यालयों के कारण नए नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार अलग अलग समय में और कारणों से भारत में नगरों का विकास होता रहा। भारत में नगरों का विकास प्राचीन काल से धार्मिक, प्रशासनिक व व्यापारिक कारणों से तथा औपनिवेशिक काल में तीव्र विस्तार के रूप में हुआ है। अब हम नगरों को उनके कार्य के आधार पर समझते हैं। इसका मतलब है कि कोई नगर किसी मुख्य काम के लिए प्रसिद्ध है। इसी आधार पर नगरों को अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है। पहला है प्रशासनिक नगर। ऐसे नगर में सरकार और प्रशासन से जुड़े कार्यालय अधिक होते हैं। उदाहरण है चंडीगढ़ और भोपाल, जहां राज्य सरकार का प्रशासनिक कामकाज चलता है। दूसरा है औद्योगिक नगर। ये नगर उद्योगों और कारखानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, जहां बड़े बड़े उद्योग स्थापित है और लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा है व्यापारिक नगर। इन नगरों में व्यापार, वाणिज्य और बाजारों की प्रधानता होती है। उदाहरण है कोलकाता और मुंबई, जो देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। चौथा है परिवहन नगर। ऐसे नगर परिवहन और बंदरगाह सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कोचीन, विशाखापट्टनम, जहां समुद्री परिवहन और बंदरगाह का विशेष महत्व है। इस प्रकार नगरों को उनके मुख्य कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब हम नगरों के कुछ अन्य विशेष प्रकारों के बारे में समझते हैं। ये नगर अपने किसी विशेष कार्य या महत्व के कारण जाने जाते हैं। सबसे पहले धार्मिक नगर को समझते हैं। ऐसा नगर धार्मिक गतिविधियों और तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी और मथुरा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दूसरे हैं शैक्षिक नगर। इन नगरों में शिक्षा संस्थानों की अधिकता होती है, जैसे अलीगढ़, इलाहाबाद, जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तीसरे हैं पर्यटन नगर। ये नगर प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए
प्रसिद्ध होते हैं। उदाहरण है शिमला और नैनीताल, जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं। चौथा है सैन्य नगर। इन नगरों में सेना से संबंधित गतिविधियां और छावनियां होती है, जैसे अंबाला और मेरठ। अंत में है खनन नगर, माइनिंग टाउन। ये नगर खनिज संसाधनों के उत्खनन के कारण विकसित हुए हैं। उदाहरण है रानीगंज और असम के डिगबोई। इस प्रकार विशेष कार्यों के आधार पर इन नगरों को अन्य विशेष नगर कहा जाता है। अब हम भारत में नगरीकरण को विस्तार से समझते हैं। नगरीकरण का अर्थ है शहरी जनसंख्या का बढ़ना और लोगों का गांव से शहरों की ओर जाना। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लगभग 31.16% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। नगरीकरण का मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन, जहां लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि नगरीकरण से आर्थिक विकास होता है, लेकिन इसके साथ साथ आवास, यातायात और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी बढ़ती है। इस प्रकार भारत में नगरीकरण एक महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरी जनसंख्या बढ़ती है और ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर प्रवास करती है। अब हम स्मार्ट सिटी मिशन को समझते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों को स्मार्ट, स्वच्छ और टिकाऊ बनाना है। स्मार्ट शहर का मतलब यह नहीं है कि वहां सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें हों, बल्कि ऐसा शहर जहां लोगों को बेहतर सड़कें, साफ पानी, बिजली, स्वच्छता और परिवहन और डिजिटल सुविधाएं मिले। इस मिशन के अंतर्गत आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन, पानी और सुरक्षा जैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक तकनीक के माध्यम से शहरों को रहने योग्य और सुविधाजनक बनाना ही स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर बनाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल द इनाम पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।